हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि रेशियो क्या होता है, उसके बारे में हमने थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन ली थी कि हम कैसे क्वांटिटीज़ की जो है वो वैल्यू निकाल सकते हैं जिनके हमें रेशियोज गिवन है या फिर उनका सम गिवन है और रेशियो गिवन है, तो हम एग्जैक्ट वैल्यूज कैसे निकाल सकते हैं। थोड़ा बहुत हमने डिफरेंट रेशियोज के बारे में पढ़ा था। कंपाउंड रेशियो क्या होता है, डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, ये सब रेशियोज क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़ा था हमने। तो अब हम देखेंगे कि एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस जो कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड होते हैं वो कैसे आते हैं और वो क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है दैट the salaries of A, B and C are in the ratio of 5, 3 and 2 and वो इंक्रीज हुई है 20, 10 एंड 20% से। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि ए, बी और सी की हमें वैल्यूज गिवन है, सॉरी रेशियो गिवन है 5:3:2 में। और जो ए है इसकी सैलरी 20% पे इंक्रीज हुई है, बी की 10% से इंक्रीज हुई है और सी की भी 20% से इंक्रीज हुई है लाइक ए। तो हमें बताना है कि न्यू रेशियो क्या होगा। तो फटाफट से अगर आप सॉल्व करके ट्राई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो देखते हैं। आप वीडियो पॉज करके भी ट्राई कर सकते हैं। देखिए, तो मुझे कैलकुलेशन थोड़ी इजी करने के लिए मैंने क्या किया कि इस पूरे रेशियो को मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो दैट विल बिकम 500:300:200। ओके, अब एक चीज ध्यान रखना कि जो 500 है वो 20% से इंक्रीज हुआ है। अगर कोई भी नंबर खुद का ही 20% या कुछ भी परसेंट इंक्रीज होता है तो हम कैसे करते हैं, सपोज 100 खुद का ही 20% इंक्रीज हो गया तो हम 120% से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि 100% तो ये पहले खुद ही था और उसमें 20% हमने ऐड करके उसको 120% बना दिया। और जो आंसर आएगा, परसेंटेज हटाकर इसको 100 नीचे कर दिया हमने, तो 100 को अगर का हम उसी में 20% ऐड करेंगे तो दैट विल बिकम 120। तो इसी लॉजिक को अगर हम यूज करके 500 में उसी का 20% ऐड करें तो दैट विल बिकम 500 इंटू 120/100 क्योंकि परसेंटेज 120% था तो वो अपॉन में हो गया 100। 300 में हम उसी का 10% ऐड करें दैट विल बिकम 110/100 एंड 200 में उसी का 20% ऐड करें तो दैट विल बिकम 120/100। ठीक है, ये हमारी जो इंक्रीज्ड वैल्यूज हैं का रेशियो बेसिकली, क्योंकि हमने जो लेट है वो 500, 300, 200 कर लिया था। क्यों किया था, ताकि कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए। क्योंकि अगर मैं 5 × 120 करता, 3 × 110 करता तो फ्रैक्शन में आ जाता है, डेसिमल में, तो उसकी वजह से हमारा कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाती। तो अब मैं देख सकता हूँ इनमें क्या कटिंग हो रही है, 100, 100 और 100 कट हो रहे हैं। यहाँ से 2 0, 2 0 एंड 2 0 कट हो रहे हैं और 1 0, 1 0 और 1 0 कट हो रहा है। इसके अलावा कोई कटिंग हो रही है? हाँ, आई थिंक 3 से हो रही है। चलो नीचे कर लेते हैं, 60:33:24। अब ये तीनों अभी भी 3 से कट हो रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि हमें रेशियो हमेशा लोएस्ट फॉर्म में निकालना होता है। तो दैट विल बी 20:11:8, 3 से कट करने के बाद। तो दिस विल बी माई फाइनल आंसर। ठीक है, अगर किसी को इसमें कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं बताऊंगा, बट मुझे लगता नहीं कुछ होना चाहिए। ये चीज का ध्यान रखना कि 20%, अगर किसी वैल्यू को उसी का कुछ परसेंटेज ऐड करना है तो वो हमें वो गिवन परसेंटेज 100 में प्लस करना है और उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है। ये एक थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आने वाले क्वेश्चन में भी हमें डेफिनेटली काम आएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सम ऑफ थ्री नंबर्स इज 62 इफ द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू इज 3:2। हमें गिवन है कि तीन नंबर, मैं लेट कर लेता हूं a प्लस बी प्लस सी, इसका सम गिवन है 62। फर्स्ट टू नंबर्स का रेशियो हमें गिवन है 3:2 एंड बी एंड सी यानी कि नेक्स्ट टू नंबर का हमें रेशियो जो गिवन है दैट इज इक्वल्स टू 5:3। देन फाइंड द सेकंड नंबर। हमें b पूछा है कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन में बता देता हूं, 21, 20, 23, 24। तो एक बार आप वीडियो पॉज करके खुद ट्राई कर सकते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में कंबाइंड रेशियो बताया था
कि हम कैसे निकाल सकते हैं। तो मैं सबसे शॉर्टेस्ट वे बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको एक चीज बताई थी कि इस पोजीशन में भी हम मल्टीप्लाई करते हैं जब हमें तीन क्वांटिटीज का कंबाइंड रेशियो निकालना होता है। तो ये कैसे होगा, ए रेशियो बी रेशियो से हम डायरेक्टली निकाल लेंगे, और कोशिश करना है कि बिना पेन उठाए करेंगे, सिर्फ ए बी सी का रेशियो माइंड में करेंगे और उनको माइंड में ही यूनिट्स को प्लस करेंगे और 62 से इक्वेट करके एक यूनिट की वैल्यू निकाल के बी में पुट कर देंगे। तो ए विल बी 3 5 ज़ा 15, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 5 2 ज़ा 10 विल बी बी एंड 3 2 ज़ा 6 विल बी सी। ठीक है, टोटल यूनिट्स कितने हैं, 15 प्लस 10 25 प्लस 6 31। तो 31 यूनिट्स की वैल्यू इज 62, एक यूनिट की वैल्यू इज 2, और इसमें बी की वैल्यू, बी के यूनिट्स कितने हैं 10, तो 2 इंटू 10 20 मेरा आंसर। ये सब वैसे ओरली होना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक स्टोर में ऑरेंज पाइनएप्पल एंड मिक्स्ड फ्रूट जूस के कैन है जिनका रेशियो है 8 9 और 15, और जो ऑरेंज के हैं वो 25% मेरे कैंस बिक गए हैं, तो मैं माइनस करूंगा बट ऑब्वियस। और नेक्स्ट के मेरे 33.33% कैंस बिक चुके हैं, और लास्ट के 20% जो मेरे कैंस हैं वो बिक चुके हैं। तो मुझे बताना है कि जो फाइनल कैंस अभी बचे हैं स्टोर में उनका रेशियो क्या होगा। ऑप्शंस आपके सामने, आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। तो इसमें देखने वाली बात यह है कि 25% इज नथिंग बट 1/4, 33.33% इज नथिंग बट 1/3 एंड 20% इज नथिंग बट 1/5। ये कैसे हुआ, 25% इज 25/100 होता है, तो ये कट के 1/4 हुआ। ठीक है, ऐसी 33.33% को हम 99.99 सपोज कर लेते हैं नीचे, ताकि कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए। सॉरी 99, तो ये कट के 1/3 हो जाता है। ठीक है, ऐसी 20% 20/100, तो वो कट के 1/5 हो जाता है। अगर मुझे 8 में से उसी का 1/4 माइनस करना है, तो पहले तो मुझे 8 का 1/4 निकालना होगा। तो 8 का 1/4 विल बी 2, 9 का 1/3 विल बी 3 एंड 15 का 1/5 विल बी अगेन 3। तो अब ये मेरा फाइनल वैल्यूज नहीं है, मुझे इतने, अब जो मेरे कैंस हैं इतने यूनिट्स के कैंस बिक चुके हैं। तो मेरे फाइनल कितने बचे हैं, 8 में से जब 2 यूनिट बिक गए तो 6 यूनिट्स रह गए ऑरेंज जूस के, 9 में से जब 3 यूनिट्स बिक गए तो 6 यूनिट्स रह गए, और 15 में से जब 3 यूनिट्स बिक गए तो 12 यूनिट्स रह गए। ठीक है, ये मेरा फाइनल आंसर होगा जो बचे हैं, लेकिन अभी ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं है, ये 6 के टेबल से जा रहा है। तो 1:1:2 विल बी माई फाइनल आंसर। ये ठीक है, अगर किसी को नहीं समझ आया, मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर हम दोबारा एक बार जो है रिवाइज भी करेंगे डेफिनेटली इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये बोल रहा है फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 14 8 28। तो उसके बाद फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगी, इसके मैं ऑप्शन लिख देता हूं, 38 24 36 एंड 26। ठीक है, मुझे फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है, 14 18 28, तो इसके बाद क्या। ओके, ये आई थिंक हमने क्वेश्चन अपनी फर्स्ट वीडियो में कवर नहीं किया था, बट आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि जो ये लास्ट के जो दो होते हैं इन्हें हम एक्सट्रीम्स कहते हैं, क्योंकि ये एक्सट्रीम्स एंड पे हैं इसलिए इन्हें एक्सट्रीम्स कहते हैं, और इन दोनों को हम मीन कहते हैं। ठीक है, इन दोनों को हम मीन कहते हैं, और जो लास्ट के दो हैं इनको हम एक्सट्रीम कहते हैं। और हमारे पास एक वैल्यू सॉरी एक फॉर्मूला है कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। ठीक है, कहने का मतलब कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो इक्वल होगा इन दोनों के प्रोडक्ट के। तो मैं इसको x मान लेता हूं, तो मुझे नथिंग बट x की वैल्यू निकालनी है। तो 14 इंटू एक्स, पहले यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ मीन्स है, तो 18 इंटू 28 इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स जो कि एंड एक्सट्रीम एंड्स में है, 14 इंटू एक्स कर देता हूँ, और यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लूंगा, क्या आएगी
18 into 28 upon 14. 14 1 जा 14 2 जा 18 2 जा 36 will be my answer. ठीक है, वैसे सब कुछ माइंड में होना चाहिए। हाँ, उस बकायदा आपको ये चीज याद होनी चाहिए कि जो फर्स्ट एंड फोर्थ क्वांटिटीज हैं उनका प्रोडक्ट इक्वल होता है सेकंड और थर्ड क्वांटिटीज के, और इन दोनों को हम एक्सट्रीम्स कहते हैं जो कि एक्सट्रीम एंड्स में है, और बीच के दो को हम मीन कहते हैं। इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चंस हम आने वाली वीडियोस में डेफिनेटली करेंगे, और इसको प्लीज थोड़ा ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने हमें दिया हुआ है, एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन a company reduced the staff in the ratio 5:3 and average salary जो है उन्होंने बढ़ा दी है 7:8 में। By doing so, the company saved 55,000 rupees. What was the initial expenditure of the company? ये कह रहा है कि ये कंपनी है, इन्फ्लेशन यानी महंगाई के कारण उसने अपने जो स्टाफ है उसको रिड्यूस कर दिया है। किस रेशियो में? 5:3 में। तो स्टाफ पहले 5 यूनिट्स था और अब 3 यूनिट्स हो गया है, क्योंकि अब इसके पास बंदे कम हो गए हैं, तो इसके पास पैसा खर्चने को, उनके पास उनको सैलरी देने को ज्यादा है। तो सैलरी जो है बाकी बचे जो 3 यूनिट्स के लोग हैं, क्योंकि 2 यूनिट्स का डिफरेंस आ गया है, इन्होंने उसकी सैलरी बढ़ा दी है। कितनी? पहले सबको मान लेते हैं कि 7 रुपए देता था, लेकिन अब सबको 8 रुपए देता है, क्योंकि इंप्लॉय उसने घटा दिए। और इसकी वजह से जो कंपनी का फायदा है वो 55,000 का हो रहा है। तो बताओ कि कंपनी का पहले एक्सपेंडिचर कितना था? इसके मैं आपको ऑप्शन से लिख देता हूं। 1,75,000, 1,55,000, 2,15,000 एंड 1,60,000। आप साथ साथ ट्राई कर भी सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक है, अब देखिए यहां पर मैं एक्सपेंडिचर लिख देता हूं। ठीक है, पहले सपोज की कर लीजिए कि 5 लोग रहते थे, 5 लोग काम करते थे एक कंपनी में, और उनकी सैलरी थी 7 यूनिट्स। तो जो एक्सपेंडिचर होता होगा उस टाइम पे वो 35 यूनिट्स का होता होगा, क्योंकि अगर 5 लोग 7 रुपए ले रहे हैं तो कंपनी का टोटल एक्सपेंडिचर विल बी 35। ठीक है, लेकिन अब जो कंपनी का खर्चा है वो कितना है? 3 लोगों को 8 रुपए देने हैं, तो अब जो खर्चा आ रहा है वो 24 रुपए का आ रहा है सिर्फ। ठीक है, यानी कि कंपनी के 11 यूनिट्स बच रहे हैं, क्योंकि पहले वो 35 यूनिट्स खर्च करते थे, लेकिन अब उनको सिर्फ 24 यूनिट्स ही खर्च करने पड़ रहे हैं। तो 11 यूनिट्स की जो हमें वैल्यू है वो कितनी दी हुई है? 55,000, क्योंकि इतना कंपनी सेव कर रही है। ठीक है, तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 5,000, ये रुपीज में है, क्योंकि हमें एग्जैक्ट वैल्यू दी हुई है। और कंपनी ने हमें पूछा क्या है? व्हाट वाज द इनिशियल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी, और इनिशियल एक्सपेंडिचर कितना था? 35 यूनिट्स का। तो हमें कुछ नहीं करना, 35 इंटू 5,000 कर देना, एंड 1,75,000, 1,75,000, 1,75,000 विल बी माई आंसर। ठीक है, अगर वो पूछते कि फाइनल एक्सपेंडिचर कितना है, तो हम 24 को 5,000 से मल्टीप्लाई कर देते तो 1,20,000 आ जाता। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये हमें बोल रहे हैं कि ए, बी और सी ने आपस में अमाउंट बांट लिया 6, 8 एंड 7 के रेशियो में रिस्पेक्टिवली। तो ए, बी एंड सी ने 6, 8 एंड 7 के रेशियो में एक अमाउंट बांटा है, और इस जो अमाउंट की जो टोटल वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू 8,400 रुपीज। तो हमारे पास ये वैल्यू 8,400 जो है काफी काम की है। एंड इनकी जो सेविंग्स का रेशियो है, ए, बी और सी की सेविंग्स का रेशियो है दैट इज 3:2:4 रिस्पेक्टिवली। और एक हमें बहुत काम की चीज दी है कि जो बी की सेविंग है ना वो 400 रुपए की है। तो हमें क्या निकालना है? एक्सपेंडिचर का रेशियो निकालना है, ए रेशियो बी रेशियो सी का। ठीक है, ये हमें एक्सपेंडिचर का रेशियो निकालना है। अब हमें पता है कि हमारे पास जितना पैसा होता है माइनस जिसमें जितना हम सेव करते हैं और बाकी हम खर्चा करते हैं, तो टोटल मनी माइनस सेविंग विल बी इक्वल टू एक्सपेंडिचर। इतनी चीज हमें समझ आ गई है। ठीक है, तो
हम ये देखते हैं कि यहाँ पर बी बी का जो रेशियो है सेविंग का, सॉरी नॉट रेशियो, जो इसका यूनिट्स है दैट इज 2, और इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है दैट इज 400। ठीक है, हम अभी ऊपर आते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सेविंग्स का जो 2 यूनिट है वो इक्वल टू है 400 रुपए के, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 200 रुपए। तो इनकी जो सेविंग्स होगी एबीसी की वो क्या होगी, 3 × 200 इज 600। ये ए के बचाए हुए पैसे हैं, सेव किए हुए पैसे हैं, और बी के तो हमें 400 दिए ही हुए हैं, जिसकी वजह से हमने 1 यूनिट की वैल्यू निकाली है। और सी कितना सेव कर रहा है, 800 रुपए सेव कर रहा है। ठीक है, अब हम सबका टोटल वैल्यू निकाल देते हैं कि उनके पास टोटल वैल्यू थी कितनी। यहां से जो हमारे यूनिट्स आ रहे हैं दैट इज 6 + 8 14 + 7 21, तो 21 यूनिट्स की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 8400। 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 8400/21 विच इज इक्वल्स टू 400। ठीक है, तो टोटल, ये सेविंग को मैं ऐसे हाईलाइट कर देता हूं ताकि पता लगता रहे। 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर 400 है टोटल अमाउंट की, तो ए के पास कितना पैसा रहा होगा, 6 × 4 विच इज इक्वल्स टू 2400। बी के पास कितना पैसा रहा होगा, 4 × 8 विच इज 3200, एंड सी के पास कितना रहा होगा, 4 × 7 विच इज इक्वल्स टू 2800 रुपीज। अब इतना पैसा था, इतना सेव कर लिया, तो खर्च कितना किया, ए ने कितना खर्च किया होगा, 2400 में से 600 माइनस करके 1800 रुपये उसने खर्च किया होगा, और 3200 में से 400 2800 रुपया बी ने सेव किया होगा, और 2800 में से 800 माइनस हुआ तो 2000 रुपया सी ने खर्च किया होगा, क्योंकि ये सबकी सेविंग है, और ये टोटल अमाउंट है, और ये हमारा एक्सपेंडिचर आ गया। ठीक है, इसका रेशियो में निकालना है। 3 0 से 3 0 खत्म, 9:14:10 विल बी माई फाइनल आंसर, 9:14:10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है। A father distributed some chocolates among his 4 children and kept some with him. The eldest 3 का रेशियो गिवन है 3:11:7। ओके, तो मैं लेट कर रहा हूँ कि जो पहले 3 एल्डेस्ट बच्चे हैं ना, वो उनको मैं नाम ABC दे रहा हूँ। ठीक है, जो इनको जो फादर ने चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करी है ना, वो 3:11:7 में करी है। जो बच्चे साथ साथ करना चाह रहे हैं उनको मैं ऑप्शंस देता हूँ। 273 है फर्स्ट, 252 है सेकंड, 278 एंड 303। ओके, फादर डिस्ट्रीब्यूटेड सम चॉकलेट्स अमंग हिज 4 स्टूडेंट्स, और उसका रेशियो ये है, जो पहले 3 बड़े बच्चों को उसने दी है, और जो बाकी की बची चॉकलेट्स हैं उसने खुद के लिए, और जो अपना 4th जो सबसे यंगेस्ट चाइल्ड है उसके लिए रख दी है। Total number of chocolates with father and the youngest child is 3 times the total number of chocolates with the 3 eldest children। तो अब मुझे ये चीज देखनी है कि इनके पास टोटल कितने यूनिट्स की चॉकलेट है। 3 11 इज तो इनके पास टोटल 21 यूनिट्स ऑफ चॉकलेट है। इसको मैं 21 यू डाल रहा हूं। ठीक है, तो जो यंगेस्ट सन है इसको मैं डी से डिनोट कर रहा हूं, और फादर को मैं एफ से डिनोट कर रहा हूं। इसने बोला जो इन दोनों के पास चॉकलेट है ना, वो इसके 3 टाइम्स है, 3 गुना है, तो 21 यू का 3 गुना विल बी 63 यू। इतनी चीज समझ आ गई। ठीक है, और यहां से हमें एक और इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि जो टोटल चॉकलेट्स का यूनिट है ना, टोटल चॉकलेट्स का जो यूनिट है दैट विल बी 21 यूनिट्स प्लस 63 यूनिट्स विच इज इक्वल्स टू 84 यूनिट्स, क्योंकि 21 यूनिट्स इसके पास है, उसका 3 गुना इन दोनों के पास है, यंगेस्ट चाइल्ड और फादर के पास, तो 63 यूनिट्स, और टोटल चॉकलेट्स मेरे पास 84 यूनिट्स आ गई। जैसे जैसे इंफॉर्मेशन मिलती जाती है उसके अकॉर्डिंग ही हमें क्वेश्चन को चलाना होता है। ठीक है, द रेशियो ऑफ द चॉकलेट्स विद फादर एंड दैट विद ऑल द चिल्ड्रन इज 3:4। अच्छा, अब ये हमें बोल रहे हैं कि जितनी भी चॉकलेट इसके तीनों बच्चों के पास है ना, सॉरी चारों बच्चों के पास है, रेशियो जितनी चॉकलेट्स वो फादर खुद के पास है उसका रेशियो है
पहले इन्होंने फादर का नाम लिखा है तो फादर यहाँ आएगा, पहले रेशियो उसका दिया हुआ था, सॉरी, इसका आएगा 3:4। ठीक है, अब मुझे पता है कि जो फादर के पास चॉकलेट, जो टोटल चॉकलेट्स हैं दैट इज इक्वल्स टू 84 यूनिट्स। फादर के पास 84 में से हैं 3 यूनिट्स और टोटल जो बच्चों के पास है दैट इज 4 यूनिट्स। इसमें से मतलब मुझे इसको 3:4 में बांटना है। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना। अब फादर के पास फिर इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स कितनी चॉकलेट आएंगी, 3/7। 7 क्यों, क्योंकि टोटल यूनिट्स जो सब में बट गया है दैट इज 7 और मेरे पास टोटल चॉकलेट सभी यूनिट्स में कितनी है, 84 यूनिट्स, तो 7 12। तो फादर के पास जो चॉकलेट आई दैट इज 36 यूनिट्स। ठीक है, ऐसे ही जो मैं यहाँ चिल्ड्रन के पास लिख रहा हूं, 4 चिल्ड्रन के पास जो आएगी चॉकलेट दैट विल बी 4/7 into 84 units which is equals to 48 units। ठीक है, अब A B C D सबके पास मिलाकर 48 यूनिट्स है और यहां पर हमने एक चीज देखी थी कि A B C के पास मिलाकर जो है वो 21 यूनिट्स है। तो अकेले D के पास जो सबसे छोटा बच्चा था उसके पास कितनी होगी, 48U माइनस 21U, क्योंकि ये सबके पास है ए बी सी डी, चारों जो भाई हैं उनके पास है और ये सबसे सॉरी ये पहले 3 बड़े वालों के पास है। तो डी के पास कितनी होगी, 27 यूनिट्स और इसकी वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 81। ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू आएगी 81/27 इक्वल्स टू 3। ठीक है, पूछा गया है, बस ऑलमोस्ट हो चुका क्वेश्चन। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स, कि उनके पास एक्चुअल में टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स कितनी थी और वो कितनी थी, 84U। 84U मींस 84 into 3, क्योंकि एक यूनिट की वैल्यू 3 आई है, विच इज इक्वल्स टू 252। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है और थोड़ा लेंदी भी है, इसे ध्यान से देखना। और जो मेन जो हमारा क्या कहते हैं, आई वोंट से टर्निंग पॉइंट, लेकिन जो बहुत ध्यान में रखने वाली चीज है वो ये है कि मुझे यहाँ पर पहले टोटल चॉकलेट्स निकालनी है इन टर्म्स ऑफ यूनिट, फिर फादर और टोटल चिल्ड्रन का जो यूनिट्स है ना, ये बहुत ध्यान से करना कि ये 36 यूनिट्स और ये 48 यूनिट्स कैसे आया, कैसे 3/7 into 84 यूनिट्स जब किया टोटल का तब आया। ठीक है, ये चीज बहुत ध्यान से करना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिएगा। अ बैग कंटेन्स, 8th क्वेश्चन, A bag contains certain number of coins of different denominations। कह रहा है कि एक बैग है उसमें कुछ सिक्के हैं, कुछ डिनोमिनेशंस में है वो, 1 रुपए के और 2 रुपए के सिक्के हैं और 2 रुपए और 5 रुपए का रेशियो गिवन है। ओके, तो ये कह रहा है कि जो 1 रुपी का कॉइन है ना और जो 2 रुपी का कॉइन है, इनके नंबर ऑफ कॉइन्स, ध्यान रखिएगा इनकी वैल्यूज की बात नहीं हो रही है, इनके नंबर की बात हो रही है कि 1 रुपए के इतने सिक्के हैं और 2 रुपए के इतने सिक्के हैं, उनका जो रेशियो है दैट इज 5:7। ठीक है, मतलब कि 1 रुपए के सिक्के 5 यूनिट्स हैं और 2 रुपए के सिक्के 7 यूनिट्स हैं। एंड द रेशियो ऑफ 2 रुपी कॉइन एंड 5 रुपी कॉइन, ये मैंने आर इसलिए डाला था कि आपको पता लगता रहे कि 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्कों की बात हो रही है। ठीक है, इनका जो रेशियो है वो गिवन है 7:6। फाइंड द टोटल वैल्यू ऑफ 5 रुपी कॉइन इफ द टोटल वैल्यू ऑफ 1 रुपी कॉइन इन द बैग इज 15 रुपए। इससे हमें एक बहुत इजीली एक चीज अवेलेबल हो जाती है, चलिए उस पर बाद में पहुंचते हैं। अब मुझे 1 रुपए के सिक्के और 2 रुपए के सिक्के और 5 रुपए के सिक्के का कंबाइंड रेशियो निकालना है। तो यहाँ पर बहुत इजी दिया हुआ है उन्होंने, दोनों तरफ वैल्यू 7 है, तो मैं डायरेक्ट 5:7:6 से इसका कंबाइंड रेशियो निकाल दूंगा कि 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्कों का जो रेशियो है वो 5, 7 और 6 यूनिट्स है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दी है और वो थोड़ा इजी भी है, क्योंकि 1 रुपए के जितने सिक्के होंगे उनकी वैल्यूज भी उतनी होगी। ठीक है, तो 1 रुपए के सिक्कों की इन्होंने वैल्यू में कितनी दी हुई है, 15 रुपए। तो सीधी सीधी बात है कि 1 रुपए के जो सिक्के होंगे वो भी 15 ही होंगे, क्योंकि अगर इसकी वैल्यू 15 है तो 15 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 15 रुपए बनते हैं ना।
तो 1 रुपए के सिक्के की जितनी वैल्यूज होगी उतने ही नंबर ऑफ कॉइन्स होंगे। तो यहां से हमारे पास 1 यूनिट की वैल्यू आ गई है 3। कैसे? क्योंकि अगर 15 ही सिक्के हैं और 5 यूनिट्स वैल्यू गिवन थी हमें 1 रुपए की, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है 3 यूनिट्स। ठीक है, इन्होंने हमसे पूछा क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 रुपी कॉइन। अब 5 रुपए के अगर 6 यूनिट सिक्के हैं तो इनका अमाउंट नंबर ऑफ कॉइन्स कितना होगा, इंटू 3 करके 18 कॉइन्स होंगे 5 रुपए के। ठीक है, अगर 5 रुपए के 18 कॉइन्स होंगे तो इनकी वैल्यू कितनी होगी, 18 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 90। सॉरी मैं आपको ऑप्शंस लिखना भूल गया था, बट 90 विल बी आर करेक्ट आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉइन्स और उनके डिनोमिनेशंस, एक चीज ध्यान रखना कि नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो और उनकी वैल्यूज आर टू डिफरेंट थिंग्स। बट हाँ, 1 रुपए के जितने सिक्के होंगे उनकी वैल्यूज भी नेचुरली उतनी ही होगी। ठीक है, तो वो चीज का क्लू हमने उठाया कि 15 रुपए का सिक्के थे, 15 रुपए थी उनकी वैल्यू, और ऑब्वियसली बात है कि जितने वैल्यू होगी 1 रुपए के सिक्कों की उनका नंबर भी उतना ही होगा। वहां से यूनिट्स निकाला और इन्होंने हमसे 5 रुपए के सिक्कों की वैल्यू पूछी थी, 3 यूनिट को मल्टीप्लाई किया 18 यूनिट 18 कॉइन्स एंड 18 5 इज 90 रुपीज उनकी वैल्यू हो गई। ठीक है, नेक्स्ट पेज देखते हैं। 9th क्वेश्चन देखते हैं, ज्यादा टफ नहीं होना चाहिए। द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ स्कूल इज 4:5। कह रहे हैं कि बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है दैट इज 4:5। ठीक है, ये वैसे बिना पेन के होना चाहिए बट हम एक बार देखते हैं फिर भी। इफ द नंबर ऑफ बॉयज आर इंक्रीज बाय 30% एंड नंबर ऑफ गर्ल्स आर इंक्रीज बाय 40%, व्हाट विल बी द न्यू रेशियो। कह रहे हैं जो बॉयज हैं वो 30% से इंक्रीज हो गए और जो गर्ल्स हैं वो 40% से इंक्रीज हो गई। तो बताइए कि न्यू रेशियो क्या होएगा बॉयज और गर्ल्स का। ऑप्शन है 13:35, 26:35, 26:41, 23:13। ठीक है, हमें बताना है। तो अगर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि कोई भी चीज में अगर उसी का 30% उतना ही परसेंट ऐड करना होता है तो वो परसेंट हम 100 में प्लस करके उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जो न्यू रेशियो होएगा वो होएगा 4:130/100, क्योंकि उसी का 30% उसी में ऐड करना है। तो 100 में वो 30% ऐड होके 130 बन के परसेंटेज का 100 नीचे आ जाएगा। ठीक है, रेशियो 5:140/100। ठीक है, 2 0 से 2 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, 52:70 और जा रहा है 2 पे 26:35। फाइनल आंसर। इसके लिए वैसे 15 सेकंड से ज्यादा नहीं लगने चाहिए थे। ठीक है, 15 सेकंड भी शायद मैं थोड़ा ज्यादा बोल रहा हूँ। कुछ अगर बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है तो ये ओरली भी हो सकता है क्वेश्चन। तो ध्यान से देखना, अगर मुझे ओरली करना है, फॉर एग्जांपल मैं पेपर में बैठा हूँ और मुझे देखना है कि ये क्वेश्चन मैं ओरली कैसे करूँ, मेरी जो अप्रोच रहेगी माइंड में वो क्या रहेगी, मैं माइंड में ही 400 और 500 मान लूंगा इनको कि गर्ल्स 400 है और बॉयज 500 है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन, की मेरी कैलकुलेशन इजी हो जाए। अब मुझे पता है 400 का 30% जो होता है वो 120 होता है, मैं माइंड में इसको 520 बना लूंगा 120 प्लस करके। मतलब मैं आपको अपनी पर्सनली अप्रोच बता रहा हूँ कि पर्सनली मेरी क्या रहेगी। और 500 का 40% मुझे पता है कि 200 होता है, तो मैं इसको 700 बना लूंगा। मैं माइंड में ही 0 से 0 काटूंगा और इनको 2 से कट के 26 35 26 35 करके टिक कर दूंगा फटाफट। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि हमारा क्वेश्चन इजी और जल्दी कैसे हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोल रहा है अ सम ऑफ 12,600 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी एंड सी। ए बी और सी में 12,600 रुपए बांटे। फॉर एवरी रुपी ए गेट्स, बी गेट्स 80 पैसा। ठीक है, हर 1 रुपया जो ए को मिलता है उसके लिए बी को 80 पैसे मिलेंगे। और एवरी रुपी बी गेट्स, सी को 90 पैसे मिलेंगे। तो इससे हमें एक चीज ध्यान से समझना कि जो 1 रुपी होता है उसको मैं 100 पैसा भी मान सकता हूं, क्योंकि 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा होता है। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि ए को जब 100 पैसे मिलेंगे यानी 1 रुपी मिलेगा,
तब बी को 80 पैसा मिलेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने वो बताया था रेशियो के लिए यूनिट सेम होना चाहिए, तो मैंने 1 रुपये को पैसे में कन्वर्ट कर लिया। इससे मैं एक चीज बोल सकता हूं कि जो ए रेशियो बी होगा दैट विल बी 5:4। कैसे? 20 से इन दोनों को कटिंग कर दी, 25 24 80 और पी से बी खत्म। ठीक है, इसको मैं बॉक्स में डाल लेता हूं ताकि मेरे को बता के यूज होना है इसका। और ऐसे ही अगर बी को 1 रुपया मिलता है यानी कि 100 पैसे मिलते हैं, तो सी को कितना मिलेगा? 90 पैसा। 90 पैसा इज दिस, एंड बी रेशियो सी मेरा कितना हो जाएगा? 20 से कटिंग नहीं होगी, 10 से होगी, 10:9। ठीक है, अब आपको पता है कंबाइंड रेशियो कैसे निकालना है। तो कंबाइंड रेशियो निकालने के लिए मुझे 5:4 है और दिस है, तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन करके कंबाइंड निकालता हूँ। 5 10 50, 10 4 40, 4 9 36। ठीक है, ये कंबाइंड रेशियो मैंने कैसे निकाला? 5 और 10 को मल्टीप्लाई करके 10 और 4 और 4 और 9। अगर लास्ट वीडियो में याद हो तो जो मैंने बताया था उल्टा n करके मल्टीप्लीकेशन होती है, उससे कंबाइंड रेशियो निकलता है। क्योंकि मुझे यही इजीएस्ट मेथड देखना है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा सबसे क्विकेस्ट मेथड कौन सा होगा। ठीक है, इसमें कटिंग हो रही है 2 से, बट मैं करूंगा नहीं। मैं आपको रीजन बताता हूँ, क्योंकि इनका जो सम है वो मुझे दिया हुआ है 12600, और मैंने माइंड में देख लिया था ये क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ही कि 50 एंड 40 90, 90 प्लस 36 इज 126, वो इसे डायरेक्टली कटेगा। तो मेरे को लोएस्ट फॉर्म में करने की जरूरत नहीं है इसको। और इन्होंने मेरे से पूछा क्या है? फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय सी। सी को कितना मिला? 36। 36 आउट ऑफ टोटल 126 यूनिट्स हैं, और एक्चुअल वैल्यू कितनी है जो सबके पास टोटल जो डिस्ट्रीब्यूटेड हो रखी है दैट इज 12600। ये से डायरेक्ट गया 100 पे, 3600 इज माय फाइनल आंसर। ठीक है, तो हमें ये देखना है हमारा क्वेश्चन इजी कैसे बन सकता है, हमारी कैलकुलेशन इजी कैसे बन सकती है। 50 हम इसको 2 से कटिंग करते हैं, फिर टोटल ऐड करते हैं 12600 से कटिंग करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन मैंने इसको सॉल्व करते करते देख लिया कि इनका सम 126 बन रहा है भाई, ऐसे डायरेक्ट कटेगा, तो इसलिए मैंने किया ही नहीं, उसको लोएस्ट फॉर्म में किया ही नहीं। ठीक है, तो हमें ये चीज देखनी है कि हमारी कैलकुलेशन इजी कैसे हो रही है और आंसर हमारा जल्दी कैसे निकल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें गिवन है अ वाटरमेलन इज कट इनटू 2 पीसेस एज देयर वेट आर इन द रेशियो ऑफ 5:7। ये कह रहा है कि एक वाटरमेलन है, इसका कुछ वेट होगा ऑब्वियसली, इसको इन्होंने कट किया कि जो पहला पीस है ना वो 5 और दूसरा पीस का जो वेट है वो 7 के रेशियो में बट गया है। ठीक है, मतलब बिल्कुल हाफ तो ऑब्वियसली नहीं कटा क्योंकि 5:7 के रेशियो में है। और जो बिगर पार्ट है को भी काटा, मतलब जो ये वाला पार्ट है ना बिगर वाला, इसको भी इन्होंने फर्दर काटा। किस रेशियो में? 2:3 के रेशियो में। ठीक है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ द फाइनल 3 पीसेस, मतलब कि जो ये पीस कटा, ये जो पीस कटा इसको भी 2:3 में बांटा। तो ये पूछ रहा है कि ये वाला पीस और इसके जो 2 पीस कटे, इन तीनों का रेशियो क्या होगा। अब ये मत प्लीज सोचना कि 5:3 होगा। ठीक है, इसको हम थोड़ा ध्यान से करते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि जो वाटरमेलन है ये पहले कितने यूनिट का था? 12 यूनिट का था। इतनी चीज तो क्लियर है कि 5 यूनिट और 7 यूनिट 12 यूनिट का था। और जो इसके कटे हुए पीसेस थे ये कितने यूनिट है? ये 5 यूनिट्स हैं। ठीक है, अब मैं एक चीज देखूं तो मैं लेट कर सकता हूं कि वाटरमेलन 60 यूनिट्स का रहा होगा। कैसे? मैंने इन दोनों का एलसीएम ले लिया, इसका और इसका मैंने एलसीएम ले लिया कि वाटरमेलन 60 यूनिट्स का रहा होगा। अगर आपको इतनी चीज समझ आ गई ना कि मुझे टोटल वाटरमेलन को लेट कितना करना है, तो आपका काम हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन बहुत इजी है, ऑप्शन देखकर आप बता दोगे क्या आंसर होगा। ठीक है, तो मुझे
जो ओरिजिनल वाटरमेलन था और जो कटे और जो बड़े पीस को काट कर जो यूनिट्स आए उनका एलसीएम लेकर मैं लेट कर लेता हूं कि टोटल वाटरमेलन 60 का रहा होगा, 60 यूनिट्स का। ठीक है, इसके बाद 5:7 में ये बटा, मतलब कि अगर टोटल 12 यूनिट थे तो 25 और 35 में बटा होगा। अब ये मैंने कैसे किया, 5/12 इंटू 60, तो छोटे वाले को 25, 7/12 इंटू 60, तो बड़े वाले को 35। अब ये 25 तो ठीक है। अब ये 35 जो है इसको फिर दोबारा बांटा 2:3 के रेशियो में। अब इनका वैल्यू कैसे निकलेगी, ये टोटल कितने यूनिट्स है 5, इसकी वैल्यू कैसे आएगी 2/5 इंटू 35 विच इज इक्वल्स टू 14 एंड 3/5 इंटू 35 विच इज इक्वल्स टू 21। तो मेरे पास जो फाइनल 3 पीसेज आए उनका आपस में रेशियो क्या था 25, क्योंकि इसको तो काट के हमने छेड़ा ही नहीं ना, 35 को और बांटा 2:3 में, तो उसकी वैल्यू हमें दोबारा निकालनी पड़ी। ठीक है, 14, 21, तो दिस विल बी माय फाइनल आंसर। ये क्वेश्चन को प्लीज एक बार ध्यान से देखना, और अगर नहीं समझ आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं इसका दोबारा बताऊंगा। लेकिन हम इसका एक और तरीका भी देख सकते हैं। एक सेकेंड, जिन स्टूडेंट्स को पिछला वाला मेथड वाटरमेलन क्वेश्चन का नहीं समझ आया वो एक बार एक थोड़ा डिफरेंट मेथड देख लेते हैं। जिनको नहीं समझ आया कि एलसीएम हमने 60 क्यों लिया था, तो उसमें हम देख लेते हैं। कह रहा है कि वाटरमेलन को 2 पीसेस में काटा और ये 5:7 में कट गया, और इस 7 को फर्दर 2:3 में बांटा, तो बताना है कि इसका और इसका रेशियो क्या होगा। ठीक है, अब मुझे ना कभी कभी रेशियो थोड़ा बड़ी वैल्यूज का लेना होता है ताकि उसमें और यूनिट्स भी फिट हो जाए। कहने का मतलब कि इसको मैं किसी और वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे कि मैंने परसेंटेज इंक्रीज में, अगर आपको याद हो, इनटू 100 किया था और वैल्यूज को 200, 300, 500 समथिंग बनाया था, तो मैं इसको इनटू 10 कर लेता हूं। मैं इतना मान लेता हूं कि वाटरमेलन का जो ओरिजिनल रेशियो था वो 50:70 में उसको काटा गया था। ठीक है, अब ये 50 को तो मुझे छेड़ना ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसका तो हमने कुछ किया ही नहीं ना। बड़े पीस को हमने 2:3 में बांटा, 2:3 में बांटा। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है इसकी एक्चुअल में, इसके अकॉर्डिंग, नॉट एक्चुअल वैल्यू बट इस 70 के अकॉर्डिंग इसको कितना मिला होगा। टोटल कितना यूनिट है 5 में से इसको कितना मिला 2, तो 2/5 इंटू 70 विच इज इक्वल्स टू 28। मतलब कि फर्स्ट पार्ट तो ये डन है, सेकेंड पार्ट को 28 मिला। ऐसे ही थर्ड पार्ट को कितना मिला होगा 3/5 इंटू 70 विच इज इक्वल्स टू 42। तो मेरे पास जो 3 वैल्यूज आई जिसका मुझे रेशियो निकालना है, दैट इज 50, 28 एंड 42, और ये तीनों 2 से कट हो रहे हैं, दैट विल बी 25, 14 एंड 21। ये चीज को ध्यान से देखना, क्योंकि 5:7 था। अब मैं 7 को 2 और 3 में क्या तोड़ूं, कुछ तोड़ ही नहीं ना सकता, तो मैंने इसको 50 और 70 ले लिया। आप 500 और 700 भी ले सकते थे, लेकिन वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। ये कह लीजिए उसको आपको 20 से सबको डिवाइड करना पड़ता है रेशियो निकालने के लिए। तो मैंने 50 और 70 ले लिया। क्यों? क्योंकि मैंने एक दिमाग लगाया। मेरी अप्रोच ये थी कि ये टोटल 5 यूनिट्स बनेगा। अगर मैं 70 भी बना लूंगा तो 5 यूनिट 70 से कट जाएगा और मेरी गाड़ी चल पड़ेगी। ठीक है, तो मैंने 70 को 5 यूनिट्स से करके इक्वेट 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली, और 2 यूनिट को कितना मिला और 3 यूनिट को कितना मिला वो मैंने पता कर लिया, और उससे मैंने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो 3 पीस हुए उनका आंसर निकाल लिया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। और आज के क्वेश्चंस यहीं तक थे। हम ऑब्वियसली अपना लेवल थोड़ा इंक्रीज करते रहेंगे। अभी हम देखते हैं एक बार कि अगर कैलकुलेशन, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, मैं कोशिश करूंगा हर वीडियो में कुछ ना कुछ शॉर्टकट्स या कुछ ना कुछ आपको ट्रिक्स बता सकूंगी कि हम कैसे सॉल्व करते हैं। चाहे वो बेसिक आपने मे भी शायद कहीं पढ़ी होंगी या सुनी होंगी, लेकिन हम डेफिनेटली यूटिलाइज करेंगे जिससे आपकी कैलकुलेशन जो है थोड़ी ईजी हो जाएगी। तो अब वो देखते हैं। हम देखते हैं कि जिनके यूनिट्स डिजिट पर 5 होता है उसका हम स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं।
और जिनका हमें स्क्वायर रूट पूछा, जिसके यूनिट डिजिट पे 5 है, उसका हम स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं। तो अगर सपोज मुझे 25 का स्क्वायर पूछा है, 25 इंटू 25, ठीक है, तो मैं 25 इंटू 25 कैसे निकाल लूंगा। एक तो वही अप्रोच है नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन, वो नहीं करना है। एक ये सिर्फ उन्हीं के लिए वैलिड है जिनकी यूनिट प्लेस पे 5 हो, जैसे 25, 35, 45, 105, 125, इन सब का ही स्क्वायर निकालना है जिसकी यूनिट प्लेस पे 5 हो। तो ये कैसे निकालना है, एक चीज का ध्यान रखिएगा कि ये जो 5 है ना, इसका मुझे नॉर्मली स्क्वायर कर देना है 25, ठीक है। ये मेरे लास्ट 2 डिजिट्स हैं स्क्वायर के आंसर, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, जो ये वाला 2 है ना, इसमें 1 ऐड करना है, 3, 3 2 6 कर देना है, 625 विल बी माई आंसर, ठीक है। ऐसी एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 35 इंटू 35, 5 5 25, इस 3 को +1 करके 4 बनाना है, 4 3 12, 1 2 2 5 विल बी माई फाइनल आंसर, ठीक है। ऐसे ही 105 इंटू 105, 5 5 25, अब इस पूरे को एक डिजिट मानना है 10, और इसको भी 10 मानना है, तो इस 10 में एक प्लस करना है, 11 बनाना है इसको, 11 इंटू 10 इज 110, 11025 विल बी माई फाइनल आंसर। क्योंकि 5 के स्क्वायर या उसके स्क्वायर रूट हमसे पूछते रहते हैं, हमारी कैलकुलेशन ऐसी आ जाती है जहां पर हमारा यूटिलाइज हो जाता है, तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग आवर कैलकुलेशन इजियर, और मैंने ऐसा सोचा है कि अपनी हर वीडियो के एंड में कुछ ना कुछ छोटी मोटी ट्रिक जो आपने सुनी भी होगी कि हाँ यार ये तो सुनी हुई है, बट फिर भी जिन्होंने नहीं सुनी उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी है। इसके अलावा अगर मुझे स्क्वायर रूट निकालना है, सपोज मुझे दिया हुआ है 7225, प्लीज याद रखिएगा कि जिसके एंड में ये सिर्फ अभी मैं सिर्फ 5 का स्क्वायर रूट ही निकालने की बात कर रहा हूँ, आगे हम और पढ़ेंगे सबके स्क्वायर रूट निकालने या स्क्वायर निकालने, अभी सिर्फ 5 का देखते हैं। तो अब मेरे को रिवर्स में जाना है, ये मैं स्क्वायर रूट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये मैं स्क्वायर रूट की बात कर रहा हूँ। तो मुझे इतना पता है कि ये 5 का स्क्वायर रूट है, क्यों, सॉरी, ये इसका जो स्क्वायर रूट है उसके एंड में 5 आया होगा, क्यों, क्योंकि स्क्वायर के एंड में भी 5 है, और 5 ही इकलौता ऐसा नंबर है जिसके यूनिट, जिसका स्क्वायर करने पर भी उसके यूनिट प्लेस पर 5 ही रहता है, ठीक है। आई थिंक 1 के भी रहता है, बट एनीवेज अभी हम 5 का भी कर रहे हैं। तो अब ये 25 है, मुझे पता है कि अगर ये 5 मल्टीप्लाई होकर 25 बना है किसी स्क्वायर में, तो ये 25 इसके रिवर्स में जाकर कभी 5 होगा, ऑब्वियस बात है, यूनिट प्लेस पे तो 5 ही आना है। अब मुझे इस 72 का क्या करना है, एक चीज का ध्यान रखना, यहां पर हमने कंसेक्यूटिव नंबर्स से मल्टीप्लाई किया और छोटे वाला नंबर यहां पर लिखा हुआ था, ठीक है। जैसे कि इसी में 3 में ही एक ऐड किया ना, 4 और 4 3 12 बनाया, तो कंसेक्यूटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन। अब मुझे देखना है 72 किन 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आता है, तो आंसर इज 9 और 8, 9 8 72 होता है, और ऑब्वियसली बात है मुझे छोटे वाला लिखना है, क्योंकि अगर मेरे को दोबारा यहां से यहां जाना है तो 85 इंटू 85 इज 25 5 25, और ये 8 को मैंने 9 बनाया होगा, तभी तो 9 8 72 आया, ठीक है। तो छोटे वाला जो नंबर है मुझे वो लिखना है कंसेक्यूटिव नंबर के मल्टीप्लिकेशन में। ऐसे ही अगर मैं कोई और नंबर देखूं, जैसे कि 4225, इसका अगर मुझे स्क्वायर रूट निकालना है, तो ये 25 को तो मैं नॉर्मल 5 लिख देता हूं। अब 42 किन 2 कंसेक्यूटिव नंबर को मल्टीप्लाई करके आते हैं, 6 और 7, छोटे वाला लिख दो 6, बात खत्म, 65 विल बी माय आंसर, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं। ऐसे ही 15625, ठीक है। अब ये 3 डिजिट है तो इसको देख के घबराना नहीं है, ये 25 को 5 लिख देना है, 156 को सोचना है कौन से 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आया होगा, तो आंसर है 13 और 12 को मल्टीप्लाई, 12 और 13 को मल्टीप्लाई करके 156 आता है, तो छोटे वाला लिख दो 12, 125 आंसर आ गया, ठीक है। तो ये एक छोटी सी मैंने ट्रिक बताई है, ऐसी हम और छोटे मोटे ट्रिक्स करेंगे जिससे आपकी कैलकुलेशन इजी हो।
और अगर कोई डाउट है तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में, या कोई सजेशन है कि सर ये चीज़ ऐसे नहीं आप ऐसे पढ़ाइए, या ये टॉपिक कवर करवाइए, या कोई क्वेश्चन है, तो डेफिनेटली आई विल एड्रेस टू इट, और डेफिनेटली हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और इसकी प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिएगा। मैंने भी टू बी ऑनेस्ट क्वेश्चंस नेट से ही उठाए हैं, क्योंकि अभी मेरे पास एज सच कोई बुक या नोट्स नहीं है, तो मैं आप भी एक बार नेट से देख सकते हैं और अपने जो है लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं, स्पेशली रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। तो ज़रूर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू वेरी मच।